वेलकम टू अवर अमेजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाल स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश से लेकर छाया तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन से शुरू करने वाले हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप वहां जाके वीडियो देख लीजिए। वह वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप पहला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन से। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो बच्चों, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश जो निकलती है बच्चों, प्रकाश जो निकलेगी किसी प्रकाश स्रोत से निकलेगी। यहाँ पे एक हम प्रकाश स्रोत बना लेते हैं। तो बच्चों, प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहां से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई टॉर्च है और टॉर्च से प्रकाश निकल रही है। तो जब टॉर्च से प्रकाश निकलेगी तो इस सतह से पढ़कर और यहाँ से टकराकर अपने माध्यम में यह वापस लौट जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तीर के चिन्ह से बताया जाता है कि प्रकाश किधर जा रही है। तो तीर का चिन्ह कुछ इस तरह से है। इसका अर्थ है कि ऊपर से नीचे प्रकाश आ रहा है और यहाँ से टकरा कर प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा है। इसी को तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात किसी सतह पर प्रकाश जब आती है तो सतह से टकरा कर वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप जाके पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आई, आर, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तक स्तर, ये क्या चीज है? ये किस खेत की मूली है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपतित किरण क्या होते हैं, परावर्तित किरण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण सब क्या होते हैं। बच्चों, जो आपतित किरण होती है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही वह किरण जो किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या एक सतह हुई, ये क्या हुई? एक सतह हुई और इस सतह पे जो किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की सतह पे पड़ती है ना, तो यही जो किरण है ना बच्चों, इसी को तो हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक ना। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण जो किसी वस्तु के सतह पे पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ एक प्रकाश स्रोत जो है, जो कि टॉर्च है, कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है, चाहे वो बल्ब हो, सूर्य हो, सन हो, सभी क्या प्रकाश स्रोत है। जहां से प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे ही तो हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे टॉर्च से प्रकाश निकलती है और इस सतह पे पड़ती है, तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो कि किसी सतह पे पड़ती है उसे ही तो हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपतित किरण समझ चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है परावर्तित किरण कि परावर्तित किरण क्या होता है। तो बच्चों, आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौटती है तो उस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे बच्चों, ये कोई क्या है? ये एक सतह है, यहाँ पे किसी प्रकाश स्रोत से एक किरण आई और यहाँ से टकराकर, इस सतह से टकराकर ये अपने माध्यम में लौट जाती है। तो इसी लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण इस सतह के जिस बिंदु पर मिलती है ना, इसे ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग आगे है परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो बच्चों, वस्तु के जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन की घटना घटती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे बच्चों, इस सतह से प्रकाश की क्या हो रही है? परावर्तन की घटना घट रही है। तो यह सतह क्या है? ये क्या एक सतह है। इसी सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है। और समझिए, प्रकाश की परावर्तन की घटना जिस सतह से होती है उसी सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों, दुनिया में सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी होता है। मतलब सबसे अच्छा जो परावर्तन होगा, जिस सतह से सबसे अच्छा परावर्तन होता है उसे ही तुम कहते हैं सबसे अच्छा परावर्तक सतह। तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है? तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या पढ़ना है हमें? तो आगे हमें पढ़ना है आपतन बिंदु। तो
आपतन बिंदु तो आप समझ ही चुके हैं, फिर एक बार समझ लेते हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है। बच्चों परावर्तक सतह क्या होता है, जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक ना। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह ये हो गया, और इस सतह पर आपतित किरण पड़ी तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है ना उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे में ये क्या है, परावर्तक सतह है और आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण है। ये किरण क्या हुई, आपतित हुई। जिस सतह पे पड़ती है तो हम कहते हैं कि किरण आपतित हो रही है, और उस सतह से टकरा के जब वापस जाती है तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है ना उस बिंदु को ही तो हम कहते हैं आपतन बिंदु। समझ गए होंगे तो ताली बजा दीजिए, हमारे लिए एक लाइक ठोक दीजिए। आगे चल रहे हैं कि अभिलंब क्या होता है। बच्चों इतना सिंपल सा टॉपिक है कि सबके दिमाग में घुस रहा होगा, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभिलंब क्या बच्चों, अभिलंब क्या होता है तो सो देखते हैं। अभिलंब बच्चों जैसे ये परावर्तक सतह है, यहाँ पे आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण चली गई, ये क्या हुई आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तो जब किरण आपतित होती है और परावर्तित होती है ना, ये किरण वापस लौट के जा रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण परावर्तित हो रही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक हम लोग लंब डाल देते हैं। क्या बच्चों, एक लंब डाल देते हैं। जब हम लंब डालते हैं ना इसी लंब को तो कहते हैं अभिलंब, लंब को ही अभिलंब कहते हैं, अर्थात आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और ध्यान से देखिएगा तो ये जो लंब है ये कहाँ डाला जा रहा है, ये आपतन बिंदु पे ना डाला जा रहा है। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आशा करता हूं कि आप अभिलंब समझ चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग समझना है आपतन कोण। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। भैया जैसे ये क्या है, ये परावर्तक सतह हुई, ये क्या हुई आपतित किरण आई ना, किरण आपतित हुई तो इसे आपतित किरण कहते हैं। तथा यहाँ पे अभिलंब होता है बच्चों, यहाँ पे अभिलंब क्या होता है आपतन बिंदु पे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है यहाँ पे, तो इसी कोण को कहते हैं आपतन कोण। और आगे है बच्चों कि परावर्तन कोण क्या होता है। तो बच्चों ये सिंपल सा टॉपिक है, परावर्तित किरण। क्या बच्चों, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे ये परावर्तक सतह है, ये किरण आपतित हुई, ये किरण परावर्तित हुई, बीच में क्या अभिलंब है, क्या बच्चों अभिलंब है बीच में। हमेशा जब भी आप किरण आरेख खींचे तो उसमें तीर का निशान देना कभी ना भूलें। तो देखिए बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण यहाँ पे बन रहा है ना, इसी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। बच्चों आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। इतना आसान था। तो अब मैं आपको फिर से एक और बता देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन की घटना घट रही है ना, प्रकाश के परावर्तन यहाँ पे हो रहा है। किसी भी प्रकाश स्रोत से एक आपतित किरण आ रही है जो कि सतह पे पड़कर परावर्तित हो रही है, अर्थात अपने माध्यम में वापस लौट रही है। तो जो आने वाली किरण होती है इसे हम लोग आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है बच्चों उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, इसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग परावर्तन के नियम पे चलते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है बच्चों। ये जो प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है बच्चों, एक निश्चित नियम के अनुसार घटती है। जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक नियम लगा होता है जिससे हम बंधे होते हैं। उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन की घटना जो घटती है वो भी एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। उसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या
एक जो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना घटी, ये किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हुई, इसके बीच अभिलंब होता है, ये जो सभी घटना हो रही है ना, एक इसमें नियम लगता है। उस नियम के बारे में हम जानकारी लेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, सब कुछ करेंगे। तो बस इतना भी समझिए कि प्रकाश के परावर्तन जिस निश्चित नियम के अनुसार होता है उसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन की घटना यहाँ पे घट रही है ना, ये आपतित किरण यहाँ पे आई, इस सतह पे आपतित किरण आपतित हुई, ठीक ना, ये आपतित हुई और यहाँ से ये परावर्तित हो गई परावर्तित। ये जो सभी घटना घट रही है इसमें नियम लगता है। क्या लगता है? इसमें एक नियम लगता है। इसी नियम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और यह एक नियम जो होता है निश्चित होता है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती, एक निश्चित नियम यहाँ पे लगता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जिस निश्चित नियम के अनुसार होता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि नियम क्या। हम नियम तो बोल रहे हैं, तो ये नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है? तो सर जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के बस दो नियम होते हैं। सीधा सीधी बात, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो क्या क्या नियम होते हैं सो देखते हैं। पहला जो नियम है बच्चों, पहला नियम क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये क्या बात हुई सर? ये कुछ इस तरह की बात हुई कि देखिए एक समतल ये हो गया, इस समतल को हम परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। तो आपतित किरण ये आई, ये परावर्तित किरण गई और इसके बीच जो अभिलंब होता है ना, तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। तीनों कहाँ होना चाहिए? बस एक ही समतल में होना चाहिए। समझ में आ गई बात तो ठोकिए लाइक, समझ में आ गई बात तो लाइक को ठोकिए। तो आगे चलते हैं हम लोग दूसरे नियम की तरफ कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे ये क्या है, परावर्तक सतह, ये आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण गई, हमेशा तीर का निशान देंगे, बीच में अभिलंब होता है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आर के हमेशा बराबर होगा, अर्थात आपतन कोण, ये कोण और ये कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक ना। मतलब I बराबर 45 डिग्री तो R भी 45 डिग्री ही होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगी, 45 डिग्री ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यह है कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है ना बच्चों, वो समतल सतह और वक्र सतह दोनों के लिए मान्य होता है। मतलब ये समतल सतह इसके लिए भी मान्य और ये वक्र सतह इस सतह के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम मान्य होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, इतना समझ गए हैं तो। परावर्तक सतह, जो परावर्तक सतह होता है ना बच्चों, परावर्तक सतह कुछ इस तरह का होता है। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। बच्चों आप इतना तो जानते होंगे कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह समझ गए होंगे। तो परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार होते हैं, ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो होता है, कौन सा होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। आगे चलते हैं, देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। बच्चों जब प्रकाश की किरणें, क्या बच्चों, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। अर्थात बच्चों जो चिकनी सतह है अर्थात चमकीली समान होती है, ठीक ना। जैसे आपका जो बचपन में होगा गाल वो बड़ा ही स्मूथ होता है, वो चिकना होता है, तो ये चिकनी सतह है और चमकीली भी है। तो इस सतह पे जो प्रकाश की परावर्तन होता है ना, एक नियम के अनुसार होता है। ये किरण आपतित हुई और ये एक नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, आसानी से हो जाती है। ऐसा नहीं कि इधर आई तो इधर नहीं होती है, सीधा आसानी से हो जाती है। तो ये क्या हुई? नियमित परावर्तन, एक नियम के अनुसार नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग अनियमित की ओर चलते हैं कि अनियमित परावर्तन क्या होता है। बच्चों जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पे पड़ती है, क्या बच्चों, रुखरी और चमकीली सतह पे। रुखरी और चमकीली सतह कहने का क्या अर्थ है कि जैसे आपके घर में जब दीवारों का जब उसमें प्लास्टर नहीं किया जाता है
तब वह रुखरी सतह होती है। तो जब उस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो अनियमित रूप से होता है। कहने का अर्थ है ऐसे तो आपतित किरण आएगी, लेकिन परावर्तन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कुछ कहने की बात नहीं होती है। इसमें जैसे मर्जी वैसे परावर्तित हो जाए। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अब हम लोग जो प्रतिबिंब देखते हैं, तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम सुबह सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारे घर के आईने में हमारा जैसा एक आदमी है, हमारे जैसा ही एक आदमी है। जब हम आईने के सामने जाते हैं तो हमारे जैसा ही एक आदमी दिखाई पड़ता है। जो उस दर्पण में आदमी दिखाई दे रहा है बच्चों, वही तो होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से क्या बच्चों? किसी भी बिंदु वस्तु से। अब बिंदु वस्तु क्या कहते हैं? जो वस्तु होता है बच्चों वो बिंदु के रूप में होता है। क्या होता है? जो वस्तु होता है वो बिंदु के रूप में होता है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों परावर्तन तो आप समझ चुके हैं, लेकिन आपको अपवर्तन अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, कम से कम प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए 2 परावर्तित किरण की आवश्यकता होती है। अब जो 2 परावर्तित किरण आएगी वो कैसी आएगी? कि जब 2 आपतित किरण होगी तो बिंदु से, अर्थात किसी बिंदु वस्तु से 2 आपतित किरण दर्पण पे जब पड़ती है ना, तो एक नियम के साथ उसका परावर्तन हो जाता है। और परावर्तन होने के बाद जहां पे वो एक मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे बच्चों इसको हम कितना भी आगे बढ़ा दे, ये हमें ना मिलेगी और ना ही मिलती हुई प्रतीत होगी। इसीलिए हम धीरे धीरे पीछे अर्थात दर्पण में आगे बढ़ाते हैं तो एक जगह जाके ये मिल जाती है। जहाँ पे मिल रही है ना, वहीं पे तो क्या प्रतिबिंब का निर्माण होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि प्रतिबिंब समझ गए। यदि नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दर्पण पढ़ने पे सारा डाउट आपका क्लियर होगा। चलते हैं प्रतिबिंब से आगे। अगला क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है बच्चों प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के भी प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। क्या बच्चों? प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा बच्चों? पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब भी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? एक वास्तव में मिलता है। ये जो दोनों किरण आता है ना, वास्तव में कहीं जाके मिल जाता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में मिलता नहीं है, हम उसे जबरदस्ती मिलाना होता है। क्या? जैसे आपने पीछे देखा कि मिला नहीं कहीं पे जाके, हमने यहाँ पे इसको जबरदस्ती मिलाया है कि पीछे भाई तू धकेल मैं मिलूंगा। इसे मैंने पीछे धकला और ये जाके कहीं निश्चित बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है अंदर में, ये अपने आप नहीं मिला है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो बच्चों जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपने पीछे एग्जांपल में देखा, वो एक जगह पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो वो क्या होता है? वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। लेकिन जब यह ऑटोमेटिक अपने से आगे बढ़ते जाएगा मिल जाएगा, तो क्या होगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब हम दर्पण पढ़ेंगे तब आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और बच्चों सुनिए, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यह दर्पण के हमेशा सामने बनता है। क्या? हमेशा दर्पण के सामने बनता है। अब दर्पण के सामने का क्या अर्थ है? ये सभी बात आप जब दर्पण पढ़ेंगे तब आपका क्लियर होगा। इसीलिए आपको भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप दर्पण पढ़िए, उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब दर्पण पढ़ाएगा कौन? तो मैं ही पढ़ाऊंगा। आप पेशेंस बना के रखिए। आप तो चलिए देखते हैं अगला गुण यह, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर उतारने का अर्थ है इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे भी देख सकते हैं। अगला है यह किरणों के वास्तविक कटान से, मतलब जहाँ पे प्रतिबिंब जो 2 परावर्तित किरण होते हैं जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और ये किरणों के वास्तव में कटते हैं। क्या? वास्तव में कटते हैं, काल्पनिक रूप से नहीं, वास्तव में कहीं पे जाके कटते हैं। और जहाँ पे कटते हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो हम किस प्रकार यह कह सकते हैं कि किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। अब हम चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब आप समझ ही चुके हैं
कि जब दो परावर्तित किरण होगा, जिस बिंदु पर काल्पनिक मतलब आभासी रूप से मिलेगा ना, तो उसे ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मतलब परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या बच्चों, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये देखिए, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और बच्चों, यह जो प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अगला देखिए, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता, अर्थात इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगला, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। क्या बच्चों? यह किरणों के काल्पनिक कटान से। बच्चों, हम यहाँ पे क्या किए, एक झूठ मूठ के आगे जाके किरण मिलाए हैं, अपने आप यह किरण नहीं मिलता है। तो जब आप किरणों को मिलाते हैं ना, तब वो किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब का वहां पे निर्माण होता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब वही अंतर होता है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें देखिए, यह दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कौन सा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ये सभी बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद पीछे समझ चुके हैं। हमें यह मकसद नहीं है, हमारा यह मकसद नहीं है कि विद्यार्थियों का टाइम लिया जाए। हमारा यह मकसद है कि कम से कम समय में अच्छा से अच्छा आउटपुट दिया जाए। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप अंतर समझ चुके हैं। तो यह जो प्रश्न है 5 नंबर में पूछा जाता है बच्चों, 5 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बी परिवर्तन एवं पार्श्व परिवर्तन। बी परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, इतना अच्छा से क्लियर करवा रहा हूँ, इतना अच्छा से कि आप बोलेंगे कि सर फिजिक्स भी क्या इतना आसान होता है जो हमें कभी बोरिंग लगता था। मैं बोलूँगा हाँ बच्चों, फिजिक्स बहुत ही आसान होता है। फिजिक्स इतना आसान है कि आप यदि अच्छे शिक्षक से पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो हम लोग चलते हैं, बी परिवर्तन समझते हैं, उसके बाद पार्श्व परिवर्तन भी समझेंगे। बी परिवर्तन क्या होता है? यह एक प्रकार की घटना होती है जिसके कारण, क्या बच्चों, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब का निचले भाग में तथा निचले भाग प्रतिबिंब का ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। यही घटना बी परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, क्या है एग्जाम्पल? जैसे देखिए, ये क्या है? ट्राइंगल है बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है बच्चों, ये एक ट्राइंगल है। जब इसमें बी परिवर्तन होता है तो ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये नीचे चला आएगा, और नीचे वाला भाग ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। जब वस्तु का बी परिवर्तन होता है तो कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देखिए, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। इसी को हम कहते हैं क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ये क्या हुआ? क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर यह प्रतिबिंब घूम गया है। अगर कहता हूँ कि बी परिवर्तन आपको अच्छे से दिमाग में घुस चुका है, तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है। बच्चों, यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बायां भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है। पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यह एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, एल है। एल में क्या होगा? इसका जब बी परिवर्तन होगा ना, क्या होगा? बी परिवर्तन तो कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या हुआ? प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं में चला आया। क्या? प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं में, और सुनिए, प्रतिबिंब क्या हुआ? उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम गया है। इसी घटना को हम लोग पार्श्व बी परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग दर्पण समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। दर्पण क्या होता है? तो बच्चों, दर्पण जो होता है एक चिकना और चमकीला सतह होता है। क्या होता है? एक चिकना और चमकीला सतह होता है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य रचित हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। चिकना और चमकीला सतह समझ ही रहेंगे कि ये चिकना सतह है और चमकीला भी होना चाहिए। एक नया शब्द आ रहा है जिसका नाम है रजतीत। क्या शब्द आ रहा है? रजतीत। रजतीत क्या होता है उसके बारे में समझते हैं बच्चों।
बच्चों जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या है, एक चिकना और चमकीला सतह तो है, ये चिकना और चमकीला सतह है, ठीक ना। लेकिन राजतीत को कुछ इस तरह से सूचित किया जाता है, जैसे ये लाइन है ना, इसी तरह से राजतीत को सूचित किया जाता है। राजतीत का मतलब है इसके पीछे किसी ना किसी चीज की परत चढ़ाई जाती है, और सबसे अच्छा जो परत चढ़ाया जाता है वो चांदी का, अच्छे अच्छे दर्पण में चांदी का परत चढ़ाया जाता है, ठीक ना। पीछे से रंग देना ही राजतीत कहलाता है। किसी चिकनी और चमकीले सतह को आप पीछे से रंग दीजिएगा, वही क्या राजतीत कहलाता है। और यदि यह चिकना और चमकीला सतह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे तो यह चिकना और चमकीला सतह दर्पण कहलाएगा। समझ गए। अर्थात मैं एक बार फिर से आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कोई चिकना और चमकीला सतह है जिसके पीछे राजतीत किया है, मतलब रंगा हुआ है, ठीक ना, और रंगा है, और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है, तो इस वस्तु को हम दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? इस वस्तु को हम लोग दर्पण कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दर्पण के बच्चों कई प्रकार होते हैं, प्रकार भी हम लोग देख ही लेते हैं। बच्चों जो दर्पण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के तो कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार है। मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अवतल के और उत्तल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, अर्थात देखिए कहने का अर्थ है इसका जो परावर्तक सतह जहां से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है समतल होती है। ये कोई रुखरी उखरी मतलब गोल गोल ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल समतल होता है। तो वैसा दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इतना आसान है भैया? हाँ जी, इतना ही आसान है फिजिक्स। जैसे आप भात दाल खाते हो वैसे ही तो है फिजिक्स, बिल्कुल आसान। आगे चलते हैं। आशा करता हूं कि आप समझ गए कि जिसका परावर्तक सतह समतल उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। आगे है कि देखिए बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में दो नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में ही बता दिया जाए, बच्चे को कहीं और ढूंढना ना पड़े। देखिए बच्चों प्रश्न कुछ इस प्रकार के आते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है। मतलब वो जो समतल दर्पण है इस पे प्रकाश का जो परावर्तन होगा, लंबवत मतलब क्या, एकदम सीधा, और जब ये पड़ेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो परावर्तन कैसे होता है? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अर्थात समतल दर्पण है ये। दर्पण कब होगा? जब परावर्तक सतह राजतीत किया रहेगा। राजतीत कर देते हैं हम भी, राजतीत कर दिए मतलब रंग दिए हैं। अब रंग राजतीत किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो राजतीत किया जाता है वो चांदी के लेप से किया जाता है, ठीक है बच्चों। जब इसे समतल सतह को जब राजतीत कर देते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तो उसे ही दर्पण कहते हैं। और मान लेते हैं एक समतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह समतल है, और इस पर जब कोई परावर्तित के लंबवत आएगी तो ये अपने ही माध्यम इसी पर वापस चले जाएगी, इसी पथ पर वापस चली जाएगी, इसी पथ पर वापस चली जाएगी। जैसे यहाँ पर गए इसी पथ पर वापस आई, यहाँ आया और ऊपर की ओर चला गया। जैसा कि आप एरो समझ सकते हैं, आया और इसी पथ पर वापस चला गया। प्रश्न उठता है कि यहाँ पे आपतन कोण का मान क्या है और परावर्तन कोण का मान क्या है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री। नहीं बच्चों, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही जगह है, तो कोण का निर्माण ही नहीं होता है। इसीलिए I बराबर भी 0 डिग्री और R बराबर भी 0 डिग्री, क्योंकि कोण का यहाँ पे निर्माण ही नहीं हो रहा है। इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा, अर्थात 0 डिग्री होगा। अब देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसकी कुछ विशेषताएं होते हैं, ठीक ना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसकी कुछ विशेषताएं होते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं उसको देखते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक ना। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात मतलब वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा होगा। ना ही वस्तु इतना बड़ा तो इतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जितना आकार वस्तु का है उतना ही आकार प्रतिबिंब का भी होगा, ठीक है ना। कहने का अर्थ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा नंबर गुण है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है।
तीन गुण आप समझ चुके हैं, चौथे गुण की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा गुण है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि दायां भाग बाएं की तरफ और बायां भाग दाएं की तरफ आता है। पार्श्विक परिवर्तन आप पढ़े थे, वही बात है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है बच्चों, क्या होता है, काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर हम उतार नहीं सकते हैं। छठा गुण है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने रहता है। सातवां गुण है प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी हमेशा समान होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी एवं वस्तु दूरी हमेशा समान होती है। यही है समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं। अब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक ना बच्चों, गोलीय दर्पण प्रायः कांच के टुकड़े को रचित कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण जो होता है बच्चों, कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसे रचित कर दिया जाता है बाहर से और अंदर से भी, तब जाके गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। देख आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, और जिस गोलीय दर्पण की बाहरी सतह रचित हो तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का बाहरी सतह रचित हो उसे हम लोग अवतल कहेंगे, और जिसका अंदर वाला क्या हो, अंदर वाला रचित हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल और अवतल के बारे में हम लोग विशेष में जानेंगे। बस अभी आप इतना जानिए कि ये क्या है, कांच के खोखले गोले का भाग है जिसके अंदर और बाहर रचित कर हम लोग गोलीय दर्पण का निर्माण करते हैं। आप बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर मुख्य अक्ष, वक्ता, केंद्र, ध्रुव, ये सब तो पिक्चर में लिखा हुआ है, ये सब क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसके बारे में हम लोग आगे बूझेंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे। इसके अंदर घुस के देखेंगे कि क्या चीज है, किस खेत की मूली है, आलू है या प्याज है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है भाई ये सब। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, आप सबसे पहले जानते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले अवतल के बारे में जानेंगे, उसके बाद उत्तल के बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं अवतल क्या होता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी होती है। देखिए बच्चों, ये क्या परावर्तक सतह, ये क्या, ये परावर्तक सतह है बच्चों, ये परावर्तक सतह, ये क्या अंदर की ओर, ये बाहर अंदर धसा हुआ है, क्या अंदर धसा हुआ है, अंदर धसा हुआ है, क्या कह सकते हैं, जिसका परावर्तक सतह धसी रहती है और केंद्र की ओर होती है। मतलब गोलीय दर्पण के, ये अवतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का ये भाग है। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है ना, इसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर ही होता है, कहने का यह मतलब है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण कहलाता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो और परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो, उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है बच्चों। इस दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण भी होता है। इस दर्पण का बाहरी भाग रजतीत किया जाता है। देखिए बाहरी भाग ही रजतीत क्या है ना, क्या अंदर का भाग रजतीत है, बोलोगे नहीं सर इसका बाहरी भाग रजतीत है, तो अवतल दर्पण का बाहरी भाग रजतीत किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रचित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यही फंडा है अवतल दर्पण का, और इतना से क्लियर नहीं होता अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए, याद रखना काफी अत्यंत जरूरी है। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो बच्चों ये सिंपल है, सिंपल। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है उसमें परावर्तक सतह क्या थी, धसी रहती है, और उत्तल में उभरी है। देखिए उभरी हुई है उत्तल। उत्तल से नाम क्या स्पष्ट हुआ है, उत्थल। उत्तल से नाम क्या है, उत्थल। जब तक जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे ही तुम कहते हैं उत्तल दर्पण, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है, और इसका केंद्र यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे, लेकिन परावर्तक सतह इधर होता है, इधर होता है ना, इधर परावर्तक सतह, अर्थात परावर्तक सतह जो होता है उसके केंद्र के विपरीत दिशा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या बच्चों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आपके मन में उठ रहा होगा प्रश्न, सर अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी क्यों कर दे, तो हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आप सिर्फ दिल थाम के हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। ये देखिए, अब देखिए एक शॉर्टकट परिभाषा है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग रजतीत हो, जिसका भीतरी भाग रजतीत हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी भाग ही रजतीत रहता है ना, तो जिस दर्पण का भीतरी भाग रजतीत हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तल दर्पण समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। हम लोग अवतल दर्पण तो पढ़ लिए, लेकिन अवतल दर्पण का हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित कहने का अर्थ हुआ कि नीचे लिखा गया। सबसे पहले
है हजामती के रूप में। हजामती के रूप के मतलब है कि हम दाढ़ी बनाने में जब आप नाई के यहाँ जाते हो केस कटाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, मूछ बनवाने के लिए, तब वहाँ पे जो दर्पण लगा रहता है उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। और डॉक्टर के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान एवं गले की जांच में, डॉक्टर जो होते हैं वो रोगी के जब नाक की जांच, गले की जांच एवं कान की जांच करते हैं ना, वो करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग से। सोलर कुकर में भी ये लगा रहता है, गाड़ी के अग्रदीप अर्थात गाड़ी के हेडलाइट में भी लगा रहता है, सर्च लाइट में, वो जो टॉर्च होता है जिससे हम रात में इधर उधर करके जानवर को ढूंढते हैं, उस लाइट में भी अवतल दर्पण लगा रहता है। आपके टेबल लैंप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इस तरह अवतल दर्पण के काफी उपयोग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है। तो बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, तो गाड़ी जो होता है, गाड़ी के जो साइड में लाइट मतलब दर्पण लगा रहता है, उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। साइड में कहाँ पे सर? जिसके द्वारा हम अपने पीछे की जब सभी गाड़ी को देखते हैं ना, जिस दर्पण के द्वारा, वही तो साइड मिरर कहलाता है। और वो जो साइड मिरर होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट का होता है बच्चों, जो आप सड़क के किनारे में एक लंबा सा डंडा होता है, यहाँ पे लाइट लगा रहता है और यहाँ पे एक दर्पण का उपयोग होता है, उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। इसी प्रकार प्रदर्शन कक्ष में भी अवतल का दर्पण का उपयोग होता है। विजिलेंस मिरर, अब विजिलेंस मिरर क्या होता है बच्चों? विजिलेंस मिरर एटीएम में रहता है, ठीक ना। एटीएम की सुरक्षा के लिए विजिलेंस मिरर एटीएम में लगाया जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग तो पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये पिक्चर हम यहाँ पे क्यों लगाए वो समझिए। देखिए बच्चों, ये क्या एक गोलीय दर्पण है। क्या था बच्चों? ये गोलीय दर्पण है, दोनों गोलीय दर्पण है। लेकिन इधर जो है, इधर ये वाली जो भाग है, आप जो ये भाग देख रहे हो ना, इसके ये भाग, ये अवतल दर्पण है। और देखिए ये जो भाग है ये उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण का बाहरी भाग रचित हो उसे अवतल कहते हैं, जिस दर्पण का अंदर का भाग रचित हो उसे उत्तल कहते हैं। और देखिए जो आप बीच में ध्रुव देख रहे हैं ना, ये जो दर्पण के बीच का, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। जैसे ये पूरा क्या हुआ, अवतल दर्पण इतना बड़ा है और इसकी जो बीच का बिंदु होगा ना यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इस गोलीय दर्पण के बीच में इसके केंद्र को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं, और वक्ता केंद्र को C से सूचित करते हैं और ध्रुव को P से सूचित करते हैं। समझ गए। और गोलीय दर्पण के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है और इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हम बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में, बस आपको एक शॉर्टकट ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं। इसके डीप में हम जाने वाले हैं। चलिए डीप में चलते हैं। अवतल उत्तल में आप लोग अंतर देख लीजिए कि देखिए यह अंतर आपको खुद से समझ सकते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, इस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है। अवतल दर्पण में जो पहला अंतर है कि इस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है और अर्थात केंद्र की ओर रहती है, ऐसा आप समझ चुके हैं। और उत्तर में देखिए, इस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है। दूसरा अंतर देखते हैं बच्चों कि अवतल दर्पण का बाहरी भाग रचित किया जाता है, लेकिन बच्चों उत्तल दर्पण का अंदर का भाग, क्या बच्चों? उत्तल दर्पण का अंदर का भाग रचित किया जाता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। क्या बच्चों? अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बच्चों? उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। और चौथा देखिए, इसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। सही बात है बच्चों, इसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी भाग से होता है। क्या बच्चों? उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी भाग से होता है, अर्थात बाहर की सतह से होता है। इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है और इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। बच्चों, इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये बिल्कुल यहाँ पे गलत टाइप है, इस पर आप ध्यान ना। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित सब कुछ जानेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया, जैसे वक्ता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये सब चीज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देख रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वक्ता केंद्र क्या होता है। बच्चों, गोलीय दर्पण जिस खोखले, ये मान लीजिए क्या है, गोलीय दर्पण है, या जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। ये जिस खोखले गोले का भाग है, इसके केंद्र होगा, इसमें यहाँ पे केंद्र होगा ना, इसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं बच्चों। इसे प्रायः C से सूचित किया जाता है। किसे? C से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र दर्पण के सामने रहता है। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, इसके सामने हुआ ना वक्ता केंद्र। और देखिए, और उत्तल दर्पण का
जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे रहता है। देखिए बच्चों, दर्पण का पीछे यहाँ रखती तो इसका सामने वाला भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सामने वाला भाग हुआ। तो इसके विपरीत दिशा में उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है। अब ध्रुव देखिए, ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते से पराया पी से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया, जैसे ये दर्पण है, दर्पण इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अब हम लोग बच्चों वक्ता त्रिज्या समझते हैं कि वक्ता त्रिज्या क्या होता है। देखिए परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए ये क्या, ये एक गोलीय दर्पण है, इसका एक केंद्र है और केंद्र से लेकर इसके सतह तक की दूरी, केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हुई ना, वही वक्ता त्रिज्या होती है। और इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। ये वक्ता केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं। समझ गए हैं बच्चों आप, गोलीय दर्पण के केंद्र से लेकर गोलीय दर्पण की त्रिज्या को हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इतना समझिए सीधा, वक्ता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होगी वो भी एक वक्ता त्रिज्या है। अब हम लोग समझते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चों मुख्य अक्ष जो होता है, दर्पण का ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, जिसे हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक ध्रुव इधर भी होगा अवतल दर्पण के लिए और एक ध्रुव इधर होगा उत्तल दर्पण के लिए। और ये जो दोनों रेखा मिलती है ना, इसी रेखा को हम लोग गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बच्चों दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसकी चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम लोग बच्चों अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी के बारे में समझते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है एवं फोकस दूरी क्या होता है। बच्चों अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है, एक अवतल दर्पण अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, अब फिर से बनाते हैं हम लोग। ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को रचित किया जाता है, रचित को करना आवश्यक है, तभी वो दर्पण बन पाएगा। जब तक रचित नहीं होगा तब तक वो दर्पण नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, एक मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण आई दर्पण पे पड़ी और इसका परावर्तन हुआ और ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर, इसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस को हमेशा एफ से सूचित किया जाता है बच्चों, एफ यहाँ, और ये जो इसके मध्य बिंदु को पी कहते हैं बच्चों, इसके दर्पण के मध्य बिंदु को पी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, दर्पण के फोकस को, अवतल दर्पण के फोकस को एफ से सूचित करता है और फोकस से लेके और ध्रुव तक की दूरी को, मतलब इतनी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यही तो यहाँ पर लिखा गया है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। बच्चों दर्पण के फोकस को, अवतल दर्पण के फोकस को कैपिटल एफ से एवं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस दूरी को, अवतल दर्पण के फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी क्या होता है। बच्चों उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये देखिए क्या है, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का अंदर का भाग रचित किया जाता है। अंदर का भाग क्या है, ये रचित किया है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हुआ, इसका मुख्य अक्ष। ये बच्चों देखिए, ये क्या है, एक उत्तल दर्पण, इसका अंदर का भाग रचित किया था। आप लोग अच्छे से रचित कीजिएगा, पूरा सटा का इसका। और ये क्या, इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आती है, इसका परावर्तन कुछ इस तरह से होता है और ये कभी भी वास्तव में नहीं मिलता है बच्चों। ऐसे हम लोग काल्पनिक रूप से जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तब जाके ये दर्पण के मुख्य अक्ष पर मिलता है। जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलता है ना, मतलब वास्तव में नहीं मिलता है, काल्पनिक रूप से मिलता है, जहाँ पे ये मिल रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं फोकस। और ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यही बात अवतल में भी होता है और यही उत्तल में भी होता है। और उत्तल दर्पण का स्मॉल एफ से सूचित किया, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है।
आगे चलते बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इस बात को हम देखते हैं। बच्चों, गोलीय दर्पण जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2। इस फॉर्मूला से कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, और जो भी हमने बकबक कर दिया इस सारे लैंग्वेज का, इसका अर्थ क्या है हम सो बता रहे हैं आपको। देखिए, यदि आपका फोकस दूरी 5 है बच्चों, तो वक्ता त्रिज्या 10 होगा, तभी ना बच्चों 5 बराबर 10/2 होगा, और इस फार्मूला पे फिट आएगा। फोकस दूरी कितना हो गया 5 और वक्ता त्रिज्या 10। कहने का अर्थ है कि फोकस दूरी जितना होगा उसका दुगुना होगा वक्ता त्रिज्या। यदि फोकस दूरी 5 है तो वक्ता त्रिज्या 10 होगा, और इस फार्मूला को हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में सिद्ध करने वाले हैं। तो इस सिद्ध करने वाले हैं, और इसका वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आज के लिए इतना ही। देखिए, हमने सारा स्लाइड तैयार करके रखा है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि f/2। इस टॉपिक वीडियो आपको कल मिलेगी, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना